हेलो क्लास। आज हम लोग न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे ना, 9th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा होगा। पहला रूल क्या है न्यूटन का? न्यूटन का पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा मार्कर था रेस्ट पे, ठीक है। अब तब तक ये रेस्ट में रहेगा जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यही होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। या फिर ये एक बाइक थी जो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। अब जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म ही रहेगी। स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म लगेगी। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ कि अगर इस बाइक की स्पीड को हमको कम करना है या ज़्यादा करना है, कम करने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। या इसकी स्पीड को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए एक्सीलरेट करना पड़ेगा। एक्सीलरेट करने का मतलब है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। आइए पढ़ लेते क्या लिखा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा until any external force applied on it, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है। अब फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद न्यूटन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ के। लेकिन एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी होगी जो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो उसे रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसे मोशन में रखने की कोशिश करेगी। तो इनर्शिया 2 प्रकार की होगी। इनर्शिया 2 टाइप्स की होंगी। पहला होगा रेस्ट ऑफ इनर्शिया, दूसरा मोशन ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका मोशन क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहने की कोशिश करेगा, उसी को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया पढ़ने के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब न्यूटन का फर्स्ट रूल हम लोगों ने पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ न्यूटन का पढ़ लिया। अब उसका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप लोगों ने बस में ज़्यादातर महसूस किया होगा ना कि कभी जब बस में बैठते हैं ऐसे, है ना, तो क्या होता है जब बस अचानक से चलती है तो हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं, है ना। सबने ये महसूस किया होगा अपनी लाइफ में, सबने महसूस किया होगा जब किसी बस में या ट्रेन में हम लोग बैठते हैं। ट्रेन में तो बहुत कम, बस में, जैसे बस में हम लोग बैठे और बस अचानक से चल दी। अब क्या होगा बच्चों? हम लोग पीछे गिर जाएंगे। अच्छा, पीछे गिरेंगे तो उसका कुछ रीज़न होगा पीछे क्यों गिरेंगे, है ना। तो इसका 1 लाइनर में आंसर हो जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये करेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा। जैसे मैं बस पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो बस भी रेस्ट में है और बस के साथ मेरी पूरी बॉडी भी किस में है? रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया, तो जब बस चलना स्टार्ट करेगी तो बस के साथ मेरा कांटेक्ट किससे है? मेरा लेग, जो मेरे पैर होंगे वो बस की फ्लोर से ऐसे कांटेक्ट में होंगे। जब बस चलेगी तो बस के साथ मेरे पैर भी आगे चलेंगे, है ना। जब बस आगे मूव करेगी तो मेरे लेग भी आगे मूव करेंगे। लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से जो मेरा अपर पार्ट ऑफ बॉडी होगा वो मोशन में नहीं रहेगा, वो रहेगा रेस्ट में। वो क्या रहेगा? रेस्ट में, जिसकी वजह से हमारे पैर आगे चले जाते हैं और हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम लोग रेस्ट में रहते हैं तो पीछे गिर जाते हैं। वही लिखा हुआ है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस
फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस इज स्टार्ट मूविंग सडनली। जब एक बस अचानक चलती है तो जो लोग बस में बैठे या खड़े रहते हैं वो पीछे की ओर गिरते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। इन अदर वर्ल्ड अ पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट। जब बस नहीं चलेगी तो बस और हम दोनों लोग किस में रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। बट व्हेन बस स्टार्ट मूविंग, लेकिन जैसे ही बस चलेगी, देन द लेग ऑफ पर्सन आल्सो मूविंग ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ बस फ्लोर। जैसे ही बस चलना स्टार्ट करेगी वैसे ही हमारे पैर भी चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो पैर रहेंगे बस के फ्लोर से कनेक्ट रहेंगे। बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। जो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा होगा शरीर का, बॉडी का, वो किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। क्यों रहेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इसीलिए हम लोग पीछे की ओर गिरते हैं। इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे ये क्या है? ये बस है ना, ये बस की फ्लोर है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब ये पर्सन की ये क्या है? ये लोअर पार्ट है, ये वाला अपर पार्ट है। अच्छा आप बताइए कि बस की फ्लोर से इस बॉडी का लोअर पार्ट कनेक्ट है कि अपर पार्ट? कॉन्टैक्ट में कौन सा है? लोअर पार्ट। अच्छा अब बस जैसे चलना स्टार्ट की है ना, तो बस अचानक चलना स्टार्ट की। जैसे ही बस चल रही है तो इसके साथ साथ इसका जो नीचे वाला है, नीचे पार्ट, वो भी बस इसके फ्लोर के साथ आगे चलेगा। लेकिन ऊपर वाला पार्ट मोशन में नहीं होता है। ऊपर वाला पार्ट मोशन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस बॉडी का कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा। तो जब नीचे वाला चल रहा है, नीचे वाला फ्लोर चलेगी तो उसके साथ नीचे वाली बॉडी चलेगी। लेकिन ऊपर वाली जो बॉडी होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये बॉडी यहीं रुक जाएगी और नीचे वाली मोशन में आ जाती है, तो ये पीछे की ओर गिर जाएगा। एक बार फिगर के देखते हैं, है ना, ऐसे ही चलती है, करके देखिएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अच्छा ये वाला सीन तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, है ना, खासकर बॉलीवुड के पिक्चरों में देखा होगा। क्या देखा होगा कि एक बस रहती है, बस आराम से बस चलती रहती है। अचानक क्या होता है? बस ड्राइवर को पता कहाँ से क्या उसके बुद्धि में आता है, पता क्या उसके माइंड में क्या आता है, अचानक वो ब्रेक मारता है। अच्छा वो ब्रेक मारता है तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेक मारता है, पिक्चरों की बात हो रही है बॉलीवुड में ना, कि जैसे ही वो ब्रेक मारेगा वैसे ही हीरोइन कहाँ गिरेगी? हीरो के ऊपर, है ना। ये आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, है ना। तो इसका मतलब वो नहीं था, इसका मतलब कुछ और था। न्यूटन, बॉलीवुड का दिमाग न्यूटन के पास नहीं था, है ना। न्यूटन दूसरा है, न्यूटन कुछ और बोले। न्यूटन ने ये बोला कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो क्या है कि एक कोई बस थी, आराम से जा रही थी, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारने पर क्या हुआ कि जो बॉडी थी वो आगे गिर गई, है ना। बॉडी क्या हो गई? आगे गिर गई, मतलब बॉडी का स्टेट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? बॉडी क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गया। बॉडी ऐसे मोशन में थी, ऐसे ब्रेक लगी, बॉडी आगे गिर गई। अच्छा ऐसा क्यों होगा? देखो जैसे ही बस चल रही थी, कॉन्टिन्यू बस चल रही थी, तो बस के साथ साथ मेरी पूरी बॉडी किस में? मोशन में है। अब बस में ब्रेक लगी, तो जैसे ही बस में ब्रेक लगेगी, बस तो लगभग रेस्ट में आ जाएगी, और बस के साथ मेरे पैर किस में? कांटेक्ट में है बस के, तो मेरे पैर भी किस में आ जाएंगे? लगभग रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन मेरी बॉडी जो मोशन में थी वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरी नीचे वाली जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होगी वो रेस्ट में आ जाएगी। बस भी रेस्ट में आ गई, हमारी अपर पार्ट मोशन में रहेगी, जिसकी वजह से हम लोग कहाँ गिरते हैं? आगे गिरते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इज ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक सडनली। अगर कोई किसी बस में एक आदमी खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, अचानक ब्रेक लगती है तो वो आगे की ओर गिरता है। दिस इज बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन उसके अपर बॉडी में लगेगा। इन अदर वर्ल्ड, इन मूविंग बस, अगर कोई बस चल रही है, पर्सन बॉडी एंड बोथ बस आर इन अ मोशन, जो बस है और बस के साथ जो पर्सन की पूरी बॉडी है वो भी है मोशन में, बट ड्यू टू अप्लाई ब्रेक,
पर जैसे ही ब्रेक लगेगी, ब्रेक लगने की वजह से बस रिमेन्स इन रेस्ट, बस किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन इन मोशन, जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी होगा वो मोशन में रहेगा, जिसके वजह से हम लोग आगे गिर जाएंगे। समझते हैं, ये बस मूव कर रही थी, बस की फ्लोर है, ये पर्सन इस पर खड़ा हुआ है, अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वे गिरे भी नहीं, कहीं ब्रेक लगी भी नहीं। अच्छा, बस मूव कर रही है, अचानक ब्रेक लग जाए, पर्सन कहाँ गिर गया, आगे गिर गया। देखिए बस मूव कर रही थी, ब्रेक लग गई, पर्सन आगे गिर गया। क्यों गिरा, ये भी मोशन में, इसके साथ ये कांटेक्ट में, ये भी मोशन में, लेकिन इस बॉटल का कुछ इनर्शिया होगा, तो जब बस रुकेगी तो लोअर पार्ट तो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो रुक नहीं पाएगा, और नहीं रुक पाएगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए आगे गिर जाएगा। देखिए अब हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उस मोशन की वजह क्या है, मतलब इम्पैक्ट ऑफ मोशन। कोई चीज़ अगर तेज़ चल रही है ना, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रही है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ मोशन, है ना। इम्पैक्ट ऑफ मोशन का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, सॉरी एक ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट, इन दोनों का मास क्या है, सेम है, इन दोनों का मास क्या है, सेम है, पर जो वेलोसिटी है वो पहले वाले की ज़्यादा है वेलोसिटी दूसरे की। दोनों का मास सेम है पर दोनों की जो वेलोसिटी अलग अलग है। जो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग एक दीवार पे फेंकेंगे तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो पहले जाके दीवार से टकराएगा। ठीक है, पहले जाके दीवार से टकराएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट 1 है ये ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा करेगा उस दीवार पे। क्यों इम्पैक्ट पैदा करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ मोशन। या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दूसरा केस क्या बन सकता है कि दोनों की अब की बार मैंने वेलोसिटी को सेम कर दिया। क्या कर दिया, वेलोसिटी को मैंने सेम कर दिया, लेकिन जो मास 1 है वो ग्रेटर देन कर देंगे मास 2 का। अब जो पहले ऑब्जेक्ट का मास है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास से ज़्यादा है, फिर दोनों को एक दीवार में फेंकेंगे तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो दीवार से टकराने के बाद ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि अगर हमें मोमेंटम के बारे में पढ़ना है तो मोमेंटम क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ मोशन। अच्छा, मोमेंटम ज़्यादा कब होगा, जब उसकी मास सेम हो जाए। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं या 3 ऑब्जेक्ट हैं उनका मास सेम हो जाए और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब फोर्स एक ज़्यादा लगेगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है और एक का मास ज़्यादा हो जाए तो जिसका मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए गोली देखा है, बुलेट, है ना। बुलेट तो होती बहुत छोटी, उसका मास क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जब एक बुलेट गन से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो जब किसी चीज़ से टकराएगी तो वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालती है। इसीलिए बुलेट से लगने से अक्सर लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि बुलेट का मास तो बहुत कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है, अब मोमेंटम के बारे में तो पढ़ लिया है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम लोग, मास की यूनिट, मास को लिखते हैं m से, है ना। वेलोसिटी को लिखते हैं v से। तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं p से, तो p बराबर mv हो जाएगा। अच्छा, अगर SI यूनिट की बात करें तो m है तुम्हारा मास, मास यूनिट क्या होती है kg, और v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर सेकेंड -1, है ना, या मीटर पर सेकेंड। तो इसकी SI यूनिट क्या है जी, kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट
का मोमेंटम चेंज करना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है तो वहाँ पे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक हम लोग उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए गन के अंदर बुलेट थी, बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में थी, तो जब तक हम उसमें उस बुलेट पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बुलेट बाहर निकलेगी नहीं, और बुलेट बाहर निकलेगी नहीं तो वहाँ पे मोमेंटम भी क्रिएट नहीं होगा। तो अगर हमें मोमेंटम को चेंज करना है तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी बॉडी का या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे, तो मोमेंटम उसका हो जाता है जीरो। मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो। बॉडी रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, मोमेंटम जीरो इसलिए होगा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और p बराबर क्या होता है, m मल्टीप्लाई v, तो p बराबर m मल्टीप्लाई वेलोसिटी जीरो, तो जीरो इंटू एम हो जाएगा जीरो, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो। अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो फोर्स का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उस बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ये मतलब हुआ कि मोमेंटम चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कितना टाइम लगेगा वो उस मोमेंटम को चेंज करने के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरा, मैंने मान लिया कि 2 सेकंड में गिर गया, 2 सेकंड में गिर गया, अब मैंने थोड़ा नीचे कर लिया, तो अब ये लगभग 3 सेकंड में गिरा होगा। कितने सेकंड में गिरा होगा, 3 सेकंड में गिरा होगा। यहाँ मैंने गिरा 2 सेकंड में, यहाँ गिरा 3 सेकंड में, तो मोमेंटम यहाँ भी चेंज हुआ और मोमेंटम यहाँ भी चेंज हुआ, बस फ़र्क पड़ रहा है टाइम का, है ना। तो जो मोमेंटम होगा वो चेंज होगा। कैसा मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब टाइम से रिलेटेड, यहाँ गिरेगा 2 सेकंड में, यहाँ से गिर रहा है 3 सेकंड में, दोनों में मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, टाइम में। तो वही लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन इट सेम इन सेम डायरेक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, है ना। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अच्छा, इसका अगर डिटेल में इसकी बात करें तो अगर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम। टाइम कम होगा तब फोर्स ज़्यादा लगेगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, कितने कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो जाएगा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगता है। कम से कम टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वहाँ फोर्स ज़्यादा फील होता है। लेकिन अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे फोर्स हमें कम फील होता है। फोर्स हमें क्या होता है, कम फील होता है। अच्छा, ध्यान सुनिएगा क्या बताया मैंने, कि जैसे एक बॉल को हमको कैच करनी है, ठीक है। अभी बॉल आ रही है तो इस बॉल को मैंने एक तो यहाँ पकड़ा, एक तरीका है, मैंने इस बॉल आया, मैंने बॉल को यहाँ पे कैच कर लिया। दूसरा क्या, बॉल आया तो बॉल को मैं नीचे लेके गया, यहाँ कैच कर लिया। तो कैच तो मैंने दोनों जगह पे किया है, लेकिन जो हमें हाथ में चोट लगेगी वो यहाँ पे चोट लगेगी। क्यों चोट लगेगी, क्योंकि बॉल आई, बॉल का फोर्स मेरे हाथ में ज़्यादा लगा, जिसके वजह से यहाँ पे मुझे चोट फील होगी, और नीचे अगर कैच पकड़ेंगे तो वहाँ पे चोट फील नहीं होगी। अच्छा, रीज़न क्या है, जब मैंने बॉल को यहाँ पकड़ा, बॉल आ रही थी, बॉल को मैंने यहाँ पकड़ा, तो बॉल क्या करेगी, मेरे हाथ के कांटेक्ट में आएगी। तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगी इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और इसका मोमेंटम अचानक चेंज हुआ। इसका मोमेंटम क्या हुआ, अचानक चेंज हुआ, तो यहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा फील होगा। लेकिन अगर इसी बॉल को हम लोग यहाँ से पकड़ना स्टार्ट करते हैं और नीचे ले जाके पकड़ते हैं, तो यहाँ जब मैंने पकड़ा था, मान लिया मैंने दो सेकंड में मैंने यहाँ बॉल पकड़ ली। अब जब यहाँ से नीचे आएगा तो इसको मैंने 2 सेकंड की बजाय इस मोमेंटम को मैंने और नीचे लेके गए, मैंने 3 या 4 सेकंड में मैंने पकड़ा। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, और मोमेंटम क्या लग रहा था, इसमें लग रहा था। जैसे ही टाइम बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको फोर्स ज़्यादा लगाना है ना,
किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स ज़्यादा फील कराना है तो वहाँ टाइम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम टाइम में जितना मोमेंटम आप चेंज कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फोर्स लगेगा, और जहाँ पे ज़्यादा टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है वहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, कम फील होगा। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी एक फ्लोर है, ये क्या है, फ्लोर है, हार्ड फ्लोर है, और ये क्या है, सैंड है, ये क्या है, सैंड है। एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है 10 मीटर की हाइट में, ठीक, एक पर्सन इधर भी खड़ा हुआ है 10 मीटर की हाइट में। अब दोनों की हाइट क्या है, सेम है, इधर की भी हाइट इधर की भी हाइट सेम है। अब यहाँ से पर्सन जंप करेगा इस फ्लोर पे, यहाँ से ये पर्सन जंप करेगा सैंड पे, तो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। तो अब बताइए किस पर्सन को चोट लगेगी, पर्सन ए को कि पर्सन बी को। तो इसमें तो आप बता देंगे कि पर्सन ए को क्या लगेगी, चोट लगेगी, पर्सन बी को चोट नहीं लगेगी, लगेगी मतलब कम लगेगी। इसको चोट लगने की चांसेस ज़्यादा हैं, इसको चोट लगने की चांसेस क्या है, कम है। अच्छा, रीज़न क्या है, इसने यहाँ से जंप किया तो यहाँ से इसका कुछ मोमेंटम बना होगा, तो ये यहाँ पे इसका मोमेंटम ऐसे ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही फ्लोर से टकराएगा इसका मोमेंटम अचानक चेंज होगा, इसका मोमेंटम सडनली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, चेंज होगा तो इसका मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कूदेगा तो फ्लोर तो दबेगी नहीं, जब फ्लोर दबेगी नहीं तो इसका मोमेंटम तुरंत चेंज हो जाएगा। तुरंत चेंज होने का मतलब यहाँ पे टाइम लगेगा लेस, टाइम क्या लगेगा, लेस लगेगा। वहीं पे ये ऑब्जेक्ट कूदेगा सैंड पे, तो जैसे ही सैंड में कूदेगा तो सैंड भी थोड़ी दबेगी, और जब सैंड थोड़ी दबेगी तो ये पर्सन थोड़ा और अंदर जाएगा, और ये पर्सन थोड़ा और अंदर जाने का मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन अचानक नहीं चेंज होगा, इसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, स्लो चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, स्लो चेंज। अगर कोई चीज़ स्लो हो जाएगी तो वहाँ टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, टाइम इंक्रीज करेगा। तो बताया है जैसे ही मोमेंटम के साथ टाइम कम लगे तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा तो इसको चोट भी ज़्यादा लगेगी, और यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके वजह से इसको चोट क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि यहाँ से कूदेगा, फ्लोर दबेगी नहीं, और जब फ्लोर दबेगी नहीं तो इसका मोमेंटम अचानक चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम अचानक चेंज होने का मतलब ये हुआ कि उसको चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है मोमेंटम को एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे कूदेगा तो सैंड में कूदेगा, सैंड थोड़ी दबेगी, और सैंड थोड़ी दबेगी तो मोमेंटम को थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, और जैसे ही टाइम लगेगा वैसे ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो ये पर्सन कम चोटिल होगा, ये पर्सन ज़्यादा हर्ट करेगा। अब हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे कि F बराबर ma कहाँ से आया। तो F बराबर ma न्यूटन के सेकंड लॉ से आया। कैसे आया, अभी न्यूटन जी के सेकंड लॉ ने क्या बताया, F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में क्या बचा, टाइम, है ना। P का फॉर्मूला मैंने रखा m इंटू वी। अच्छा, मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब आप लोग ये पढ़ चुके हैं ना, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। तो m को m लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन में t क्या हो जाएगा, a। तो F बराबर के एम ए, वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है। अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, और बच्चों को काफ़ी आसान लगता है कि अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं, है ना, तो उस एक्शन का हमें रिएक्शन मिलता है। कोई भी हम लोग एक्शन करें, अगर हम लोग या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट
कोई एक्शन करेगी तो उस एक्शन का हमें रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। अब रिएक्शन मिलेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मिलेगा ये भी डिपेंड करता है। तो इन्होंने ये बोला कि अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो उसका हमें रिएक्शन मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा? एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें रिएक्शन मिलती है। वही लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन, हमेशा रिएक्शन रहती है। फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन की एक रिएक्शन रहती है। इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी। एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि जितनी पावर से आप एक्शन करेंगे उतनी ही पावर का हमें रिएक्शन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक दीवार पे पंच करते हैं, उस दीवार पे मैंने पंच किया 2 न्यूटन का, मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। ये दीवार थी, वॉल थी ना, वॉल पे एक आदमी ने पंच किया 2 न्यूटन का, तो इसने फोर्स लगाया इधर को, है ना। तो दीवार, इसने क्या किया? एक्शन किया। इसने क्या किया? एक्शन किया वॉल पे। वॉल क्या करेगी? इसके हाथ पे रिएक्शन करेगी। इसके हाथ पे क्या करेगी? रिएक्शन करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। किसमें करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करेगी। और कितनी रिएक्शन करेगी? 2 न्यूटन का। जितने का ये एक्शन लगाएगा उतने का ही रिएक्शन ये वॉल इस आदमी के हाथ पे लगाएगी। अच्छा, अगर वो एक वॉल पे हम लोग धीरे पंच करेंगे, वहाँ पे हम लोग को हर्ट कम होता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ पंच करेंगे तो ज़्यादा तेज़ हम लोग को चोट लगती है। क्यों? क्योंकि पहले केस में जब मैंने उस दीवार पे पंच किया तो वहाँ पे मेरा फोर्स क्या था? कम था। जब फोर्स कम था तो हमें चोट भी कम लगी। और ज़्यादा तेज़ करेंगे तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, और फोर्स ज़्यादा लगाने का मतलब ये हुआ कि वो वॉल भी हम पे ज़्यादा ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वहाँ पे हम लोग को चोट ज़्यादा लगेगी। अच्छा एग्जांपल है इसका न्यूटन का थर्ड लॉ का। जब हम लोग एक फ्लोर पे चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग धीमे चलते हैं। अगर हम लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं तो मेरी बॉडी धीरे वॉक करेगी, लेकिन जैसे ही हम लोग तेज़ दौड़ेंगे तो हमारी बॉडी तेज़ चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे हम लोग क्या करते हैं? बैकवर्ड साइड एक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जब हम लोग चलेंगे तो अपने फीट से, अपने पैर से बैकवर्ड की तरफ एक्शन करेंगे, और रिएक्शन में क्या करेगी? ये रोड हमको रिएक्शन देगी। क्या देगी? रिएक्शन देगी, लेकिन कैसे देगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस में देगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसके वजह से हम लोग चल पाते हैं। हम लोग चल कैसे लेते हैं? चलने के टाइम पे जो हमारे लेग्स होते हैं, जो हमारी फीट होती है, वो रोड को पुश करती है पीछे की ओर। कभी चल के महसूस करिए, पीछे की ओर चलती है ना। तो मैंने एक्शन किया रोड पे इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पर रोड क्या करेगी? हमारे पे रिएक्शन करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट्स वाई पीपल कैन ईजिली मूव ऑन द रोड। चलिए, अब न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, न्यूटन जी का हम लोगों ने थर्ड लॉ पढ़ लिया है ना। अब उसका कुछ एप्लीकेशन और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि जब हम लोग चलते हैं ना, तो जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगता है न्यूटन का? तो जब हम लोग एक वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, तब वहाँ पे न्यूटन जी का थर्ड लॉ लगता है। क्यों लगता है न्यूटन जी का थर्ड लॉ? न्यूटन जी का थर्ड लॉ इसलिए लगता है क्योंकि जब हम लोग चलेंगे या वॉक करेंगे या फिर हम लोग दौड़ेंगे, तब आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा चलते टाइम पे जो हमारे लेग्स होते हैं वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। चलते समय जो हमारे पैर होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये फ्लोर है ना, अब ये आदमी ऐसे इस पे चल रहा है, तो देखिए चलते समय क्या हो रहा है? ये दो लेग्स हैं, ये चल रहा है। देखो इस वाले ने पीछे पुश किया, इस वाले ने पीछे पुश किया, तभी ये आगे गया। अब इस वाले ने फिर पीछे पुश किया, फिर ये आगे गया। अब इस वाले ने फिर पीछे पुश किया, फिर आगे गया, है ना। तो जब हम लोग वॉक करते हैं तब हम लोग ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। अच्छा, जब हम लोग ग्राउंड को पीछे पुश करेंगे, मतलब हम लोगों ने एक्शन लगाया ग्राउंड पे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूटन जी ने थर्ड लॉ क्या बताया कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे एक्शन करेंगे तो बॉडी हमें उतना ही रिएक्शन देगी इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने फ्लोर पे एक्शन किया, मतलब फोर्स लगाया इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ग्राउंड क्या करेगी?
ग्राउंड हमारे पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम लोग ईजिली चल सकते हैं। वॉकिंग अ पर्सन इज एबल टू वॉक, टहलता हुआ या चलता हुआ इंसान क्यों चल लेता है? बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। डूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुश द ग्राउंड बैकवर्ड डायरेक्शन, चलते समय जो भी इंसान होगा वो ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करता है। ऑल्सो इन द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, जिसके वजह से ग्राउंड एक रिएक्शन लगाती है, इट पुश परसेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, ग्राउंड क्या करती है, उस इंसान को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पुश लगाती है, मतलब फोर्स लगाती है। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब हमने एक्शन किया बैकवर्ड में, हमको रिएक्शन मिली फॉरवर्ड में विद इक्वल मैग्नीट्यूड। अब जितना हम लोग एक्शन करेंगे पीछे की ओर, उतना ही ज़्यादा हमें रिएक्शन मिलेगा फॉरवर्ड आगे की ओर। अगर हम लोग धीरे पुश करेंगे तो धीरे आगे चलेंगे, जल्दी जो अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तेज़ी से पुश करेंगे तो हम लोग दौड़ने लगेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? रिकॉइल ऑफ अ गन। गन का रिकॉइल क्या होता है? जब कोई भी हम लोग गन चलाते हैं, जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा रिकॉइल के बारे में। तो रिकॉइल मतलब जब एक बुलेट गन से निकलती है तो वहाँ पे उसका वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन मतलब कितनी हिलती है गन। हिलने का मतलब है ऐसे ऐसे गोली, मैंने बुलेट चलाया गन से तो वो गन कितना रिकॉइल कर रही है, कितनी तेज़ी से वो हिल रही है। When bullet is fired from a gun, the bullet also push the gun of force. This result is gunman feel a backward push from the butt of the gun. जैसे ही बुलेट गन से निकलती है तो बुलेट गई आगे, मतलब उसका एक्शन हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बुलेट क्या करेगी? हमारे ऊपर रिएक्शन लगेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो गन चलाता है वो पीछे आ जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बस इतना सा बोला गया है कि जस्ट सपोज मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट मेरे क्या हैं, अभी आपस में टकराए हुए नहीं हैं। अब एक ऐसा केस होगा कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये ऑब्जेक्ट मैंने 1 लिया, ये ऑब्जेक्ट 2 लिया, अभी ये आपस में टकराए हुए नहीं हैं, तो क्या करेंगे? इसका मोमेंटम निकालेंगे m1, इसका मैंने मोमेंटम कैलकुलेट किया m2, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा मोमेंटम m। तो दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को ऐड करेंगे बिफोर कोलिजन। उसके बाद जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाएंगे, मतलब आपस में टकरा जाएंगे, तो जो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, मतलब मोमेंटम 1 प्लस मोमेंटम 2, ये भी मोमेंटम के बराबर होगा, इस वाले मोमेंटम के ये बराबर होगा। तो वही लिखा हुआ द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा टकराने से पहले और जो दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा टकराने के बाद, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। पर बॉडी क्या होनी चाहिए? बॉडी सेम होनी चाहिए। बॉडी को हमको नहीं हटानी, जो बॉडी बिफोर कोलिजन लेंगे वही बॉडी आफ्टर कोलिजन लेना है। तो बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन इफ बॉडी इज रिमेन सेम, अगर बॉडी को हमने सेम रखा हुआ है तो। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे।